गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? हरेंद्र, मोनू, दुर्गेश, सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म कर दीजिए एक बार। प्रांजल, क्रिस, ऋतिक, गोविंद, ओजस्वी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट टर्न पे ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क में, और कुछ हिंट भी दिया था मैंने। कितने बच्चों ने ट्राई किया है? ये कितने बच्चों ने ट्राई किया है भाई? हेलो। हाँ, बैटरी डाउन थी, बैटरी चेंज किया है। अभी आवाज आ रही सभी को? सभी को आवाज आ रही क्या? सभी को आवाज आ रही बच्चों? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है तो यहां से जो डी क्यू बाई डी टी जाएगा, है ना, यहां से जो डी क्यू बाई डी टी जाएगा उससे ये -10 डिग्री सेल्सियस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर होगा T2 टाइम में। ठीक बात है। चलिए तो इसी को अप्रोच करते हैं। तो पहला पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं बच्चों, पहला पार्ट तो हम लोग एक तरीके से कर चुके हैं लास्ट टर्न पे, है ना। सिंक जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा, सिंक यहां से जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मानते हो कि नहीं? ये जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डी क्यू बाई डी टी से। तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला, हालांकि वो रिजल्ट आपको पता है, उसको हम यूज कर ले रहे हैं, बट आप इसको प्रोसेस भी कर सकते हैं जो हमने भी फंक्शन बनाया। जनरल सिंक का जो टेम्परेचर है किसी टी टाइम में T1 माइनस T2 ई की पावर माइनस के बाई एम एस एल, यही था। ठीक है, तो अब इसी चीज को आप देख सकते हो कि पहला जो टेम्परेचर होगा, तो ये आप हम लोग ने अभी डिराइव किया था कि टेम्परेचर ऑफ सिंक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर ऑफ सिंक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, वो क्या होगा? वो था T1 माइनस T2 ई की पावर माइनस के ए बाई एम एस एल, के ए बाई एम एस एल टी, के ए बाई एम एस एल टी, यही था। ठीक है,
तो अब यहां पर देखो कि T1 अपना क्या था, T1 अपना सिंक का इनिशियल टेम्परेचर था। तो इनिशियल टेम्परेचर यहां पे बच्चों T1 है कितना, T1 अपने पास है T1 तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। T2 अपना -10 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि यहां पे -10 डिग्री सेल्सियस है। तो T1 माइनस T2 जब आप करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस लेते हैं आप। तो अब आप यहां से पहले टेम्परेचर ऑफ सिंक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लीजिए, जल्दी से बता दीजिए। टेम्परेचर ऑफ सिंक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लीजिए, कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। T1 T2 आ गया, e की पावर -k, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A MSL, ठीक है। तो और T कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय T को हम T1 ले लेते हैं। तो क्या हम लोग ये वैल्यू पुट करके T1 निकाल लेंगे? हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जेई मेंस में नहीं है, बट जेई एडवांस में है। रेडिएशन मैंने कहा था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जेई मेंस में नहीं है, बट जेई एडवांस में है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जब ये वैल्यू पुट करोगे तो यहां से T1 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू पुट कर लो और T1 निकाल लो। T1 अपने पास क्या आ जाएगा, ये 0 इक्वल टू 100 माइनस ये माइनस माइनस 110 ना, e की पावर -ka बाई MSL T1। बोलो, जब ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब इतना पार्ट हम कर चुके थे, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया, नहीं तो आपको ये पहले ये फंक्शन डिराइव करना पड़ता, ठीक है। तो यहां से T1 कितना आ जाएगा देखो, तो 110 e की पावर -ka अपॉन MSL T1 इज इक्वल टू 100। तो -ka अपॉन MSL T1 इक्वल टू 100 बाई 110 ln। ln 100 बाई 110, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं और यहां से T1 निकाल सकते हैं फाइनली। तो T1 अपने पास आ जाएगा MSL अपॉन के ln 11/10 ln 11/10 MSL अपॉन के ln 11/10, ठीक है। तो ये वो टाइम है बच्चों जब अपना जो आइस क्यूब है वो यहां से हीट जा रही होगी और वो -10 डिग्री सेल्सियस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर आएगा, ठीक। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर आ चुका है तब जाके इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसकी मेल्टिंग होगी 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनने में। तो जब ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा तो सिचुएशन क्या होगी, पहले ये देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए। सभी को क्लियर है भाई? जल्दी बताइए। ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? 11/10 कैसे हुआ? ये माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया भाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये माइनस साइन को यहां ले आओ और फिर एडजस्ट कर लो इसको, ठीक है। तो आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ln कैसे आया? अरे भाई e की पावर है ना, e की, इसको इधर ले जाओगे तो e की पावर जब हटाओगे तो भाई e की पावर a इक्वल टू बी होता है, तो a इक्वल टू क्या होता है, ln b। यही तो प्रॉपर्टी लगाई है यहां पर, यही प्रॉपर्टी लगाई है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है कि ये सिचुएशन में कि अब नेक्स्ट जो सिचुएशन होगा,
T1 तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब T2 की बात करें तो T2 की सिचुएशन क्या होगी बच्चों? T2 में ये होगा कि अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है ना। आइस अपना 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और आइस अगर अपना 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो दोनों की इक्वेशन अलग अलग करो जरा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब यहां से जो हीट जाएगी ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये अपना 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हो क्या रहा है, ये अब 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। तो इस इंस्टेंट पे जब ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहां से जो हीट जाएगी वो जाएगी dq बाई डी टी। यहां से जो हीट जाएगी वो dq बाई डी टी जाएगी, और यही dq बाई डी टी ये एब्जॉर्ब करेगा, यही dq ये एब्जॉर्ब करेगा। बोलो, तो यहां से जो ये एब्जॉर्ब करेगा उसी से मेल्टिंग शुरू होगी, ठीक है। तो dq बाई डी टी यहां से जब ये हीट दोगे तो ये 0 डिग्री था पहले, यहां से हीट चली 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये हीट इसको मिली, और जब ये हीट इसको मिलेगी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस है से फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये क्या बनेगा यहां से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा, मेल्टिंग शुरू होगी, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे जो dq आएगा, इस dq को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मास m है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF है। तो बताया था कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का चेंज नहीं होता, पूरी हीट जो है किसमें यूटिलाइज हो जाती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब धीरे धीरे मेल्टिंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारा मास जो है तुरंत मेल्ट हो जाएगा। फॉर्मूला में कैपिटल T जो था वो उस सिंक का टेम्परेचर था किसी T टाइम में। तो इस फॉर्मूले में हमने जो ये टेम्परेचर T था, ये जो T था ये सिंक का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ आइस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हम वो टाइम चाहते थे जब ये टेम्परेचर, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो वो टाइम हमने T1 मान लिया, ठीक है। तो वहां से T1 आ गया। अब आगे की मेल्टिंग की बात हो रही है, तो सभी को पता है कि धीरे धीरे मास मेल्ट होगा। तो आप एक इक्वेशन रॉड के लिए लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ रॉड क्या होगा, वो हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई डी टी इक्वल टू KA बाई L, ठीक है। और ये हो जाएगा 100 माइनस 0, ठीक है। ये हो जाएगा dq बाई डी टी। एंड फॉर आइस क्यूब, आइस क्यूब के लिए क्या लिखोगे, फॉर आइस क्यूब है ना, जो भी dq होगा q इक्वल टू m इंटू LF होता है। तो दोनों साइड अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dq बाई डी टी होगा, LF तो कांस्टेंट रहेगा, मास धीरे धीरे टाइम के साथ मेल्ट होगा, मास जो है टाइम के साथ मेल्ट होगा। जैसे जैसे हीट आती जाएगी वैसे वैसे इस आइस की मेल्टिंग होती जाएगी dm बाई डी टी। तो अब आप dq बाई डी टी के जगह पे इन दोनों से आप अब यहां पे क्या कर सकते हो, फंक्शन बना के लिख सकते हो। तो यहां क्या हो जाएगा, LF dm बाई डी टी इक्वल टू KA बाई L 100 इंटू 100, यही हो जाएगा। तो dm जो आएगा अपने पास KA बाई L इंटू LF 100, और इधर dt होगा, है ना। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जब t इक्वल टू 0 था तो पूरा मास m था, जब t इक्वल टू कुछ T2 हो जाएगा
तो ये मास अपना 0 हो जाएगा। नहीं, उल्टा लिख रहे हैं, तब कोई भी मेल्टिंग नहीं हुई थी ऐसा मान रहे हैं। T2 पे पूरा मास मेल्ट हो गया, तो M इज इक्वल टू क्या आया, 100 KA अपॉन L इंटू LF इंटू T2। तो T2 कितना आ गया, ML इंटू LF अपॉन 100 KA, ML इंटू LF अपॉन 100 K। दिस इज द मेल्टिंग टाइम। चेक करिए, तो ये चेक करिए बच्चों, क्या dq बाई dt से कैन यू एक्सप्लेन अगेन, नेटवर्क लगा हुआ गया था। नेटवर्क क्या, हीट दे रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम मेल्टिंग कर रहे हैं, है ना, 0 डिग्री सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, तो हमें हीट देना पड़ रहा है। एंट्रोपी से देखेंगे तो एंट्रोपी से भी बता सकते हैं कि रेंडमनेस अपना बढ़ रहा है, तो हीट हम दे रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है तो हीट हम दे रहे हैं। तो ये हमारा T2 हो गया। अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो टोटल टाइम जो होगा वो होगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ये T2 था और हमारे पास T1 भी है। T1 अपने पास ये रहा, ये है T1। तो इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा ये आइस क्यूब को पिघलाने में। ठीक है, टोटल जो है, भाई को आईज में पेन है, भाई को आंख में दर्द हो गई, उठ गई है, पानी से आंखें धो लिया करो यार। अब बहुत ज्यादा दर्द हो तो कहीं निकल जाया करो जहां नेचुरल चीजें देखने को मिली। नेचुरल चीजें तो नहीं मिलती है ना अब देखने को। तो ग्रीनरी जहां पे आपको मिले वो आपका जो है आंख ठीक हो जाएगा। LF क्या है सर, LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, थोड़ा सा मैंने ये मर्जिंग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ले लिया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मुझे लगा बहुतों को ये 10th में पढ़ते हैं, सब नहीं याद होगा, तो कोई बात नहीं, अभी होगा कैलोरीमेट्री में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर किसमें कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। हाँ बहुत बढ़िया भाई, मेला का मजा लो फिर, आपके डिस्ट्रिक्ट में मेला लगता है। चलिए आप लकी हैं कि पुराने पुराने ट्रेडिशनल मेला देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मौत का कुआं देख के आइएगा, फिजिक्स ही है पूरे मेले में, फिजिक्स दिखेगा पूरे मेले में, तुम्हें फिजिक्स दिखेगा। वो घोड़े वाला झूला, उसमें बैठोगे तो फिजिक्स के भयंकर क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। मौत का कुआं, उसमें भी फिजिक्स ही लग रहा है। चलिए ये क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है क्या सभी को, जल्दी बोल दीजिए आगे बढ़ा जाए। ये क्लियर है सभी को, चलिए तो नेक्स्ट इसी का एक भयंकर वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसी का बड़ा भाई, इसी के बड़े भाई को मैंने ये बनाया है कि मान लीजिए 2 रिजर्वायर हैं बच्चों, 2 रिजर्वायर हैं अपने पास। दोनों रिजर्वायर, चलो ये 2 रिजर्वायर हैं और ये दोनों रिजर्वायर किसी रॉड से कनेक्टेड हैं, किसी रॉड से कनेक्टेड हैं। ये किसी रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों रिजर्वायर किसी रॉड से कनेक्टेड हैं। ओके क्लियर है। अब यहां पर ये M1 है इसका मास, इसकी इसमें जो भी इसका स्पेसिफिक हीट है S1, ये M2 है और इसकी स्पेसिफिक हीट है S2। तो बच्चों एट T इक्वल टू 0 और ये K है क्रॉस सेक्शनल एरिया, A है लेंथ L है, एट T इक्वल टू 0 इसका टेम्परेचर है
T1 और इसका टेम्परेचर है T2। मान लेते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 है। मान लेते हैं कि टेम्परेचर जो है दोनों का, जब आपने रॉड से इसको कनेक्ट किया, हीट अभी फ्लो होने वाली है, उस टाइम पे इन दोनों चैम्बर का टेम्परेचर T1 और T2 है, KAL। ठीक है भाई, आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो करवा लें, अभी करवा ही लो भाई, है ना। अभी तो क्लासेस चलेंगी ना ये, और आगे भी चलेंगी। मैंने तुम लोगों को कई बार मैसेज भी किया है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप यहीं पे जैसे पढ़ रहे हो जिस मोड में, उसी मोड में पढ़ते रहो 12th भी। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ठीक है, एट T इक्वल टू 0। अब आगे क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि यहां से हीट जाएगी तो ये सोर्स की तरह काम करेगा और ये सिंक की तरह काम करेगा, और ये केवल एक मीडियम की तरह काम करेगा। जहां जो हीट यहां से चली होगी, जो हीट यहां से चली होगी, उसी हीट को ये क्या करेगा, यहां पे पहुंचा देगा। जो हीट यहां पे चली होगी उसी हीट को ये पहुंचा देगा। क्लियर है? आगे बढ़े। बधाई हो भाई तनिष्क आपके नए घर की। तो यहां पे ये dq बाई dt और यहां से dq बाई dt, तो ये dq बाई dt जो चला इसने एब्जॉर्ब किया। तो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बोथ द रिजर्वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें क्या बताना है, टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बोथ द रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब कोई एक रिजर्वायर समझते हो ना, कोई जहां पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। जैसे डैम भी एक रिजर्वायर है जहां वाटर को हम रोकते हैं, उसी तरह यहां पे रिजर्वायर है जिसमें हीट कंटेंट है, और ये इसका ज्यादा है टेम्परेचर, तो हीट हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रही है। तो एक सोर्स बनेगा, दूसरा सिंक बनेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि यहां पर, ठीक है, यहां पर सोर्स का टेम्परेचर भी चेंज कम होता जाएगा और सिंक का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मानते हो कि नहीं? इस केस में यहां पे आप क्या बोल रहे हो कि एक्स एज ए सोर्स होगा, ये तो बोल सकते हो, दिस विल एक्ट एज ए सोर्स, और ये क्या होगा, ये होगा अपना एक्ट एज ए सिंक, ये होगा एक्ट एज ए सिंक, ये होगा एक्ट एज ए सिंक, है ना, एक्ट एज ए सिंक। ये सिंक की तरह काम करेगा, ये जो है सिंक की तरह काम करेगा, एक्ट एज ए सिंक। ये एक्ट एज ए सोर्स होगा और ये एक्ट एज ए सिंक होगा, ठीक है। तो अब सोर्स का टेम्परेचर कम होता जाएगा, सिंक का बढ़ता जाएगा। तो हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस किसी टी टाइम में इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। मेरी बात से सब लोग समझ रहे हैं कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस भी टाइम के साथ बदलता रहेगा ना। जब T1 T2 बदलता रहेगा तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस भी बदलता रहेगा। तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T निकालना है। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T निकालना, मतलब हमें उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए सभी को एक स्टेप तो सबको सब पता है क्या, कि किसी हम क्या करेंगे, किसी टी टाइम पे जाएंगे, यहीं कर लेते हैं अभी तो जगह है। तो हम किसी टी टाइम पे मानेंगे, हम मानेंगे कि किसी टी टाइम में इन दोनों का टेम्परेचर कुछ T1 वेरिएबल हो गया, T1 डैश और T2 डैश हो गया। बोलो, तो किसी जनरल T इक्वल टू टी टाइम पे, किसी T इक्वल टू टी टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि इनका टेम्परेचर हो गया T1 डैश और इसका हो गया T2 डैश, है ना, इसका हो गया T1 डैश और इसका हो गया T2 डैश। ये बात सबको समझ में आई? अब मुझे ये बताओ कि T1 डैश और T2 डैश होने से पहले,
T1 डैश और T2 डैश। एक स्टेप और देखते हैं कि किसी टाइम में, एक स्टेप और देखते हैं। तो दूसरा स्टेप ये है कि मान लो यहां पर आए अगर, ठीक है, तो पहले ये स्टेप था, देखिएगा, है ना, उसके बाद हम यहां पर जा रहे हैं। ये जो टाइम इंटरवल है ये टी का है और ये टाइम इंटरवल है टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी। ध्यान दीजिए, टी प्लस डी टी टाइम में बच्चों यहां से जो हीट निकली होगी, ध्यान दीजिए, यहां से जो हीट निकली होगी डी क्यू बाई डी टी, है ना, ये जो हीट निकली होगी टी टाइम में, जो हीट यहां से ट्रांसफर हुई होगी, वो हीट का क्या हुआ होगा, जरा अलग अलग देखो। तो अलग अलग अगर आप देखो तो बेटर है, इसको मैं एक अलग डायग्राम ले लेता हूं। फंक्शन बनाना थोड़ा टफ है ये, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन। आप लोगों को समझ में आए उसके लिए इन दोनों को साथ ही रखा जा रहा है। तो ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी थी। अब देखो कि यहां पे टी टाइम में इसका टेम्परेचर था T1 डैश, T1 डैश था, ठीक है, और ये T2 डैश था। तो T1 डैश और T2 डैश को देखते हुए जो हीट यहां से चलेगी, ध्यान दीजिए, जो हीट यहां से चलेगी, अब इनको मैं अलग करूं थोड़ा, जो हीट यहां से चलेगी, ठीक है, क्या होगा फिर बताओ। जो हीट यहां से इनको देखते हुए जो चलेगी हीट, कि यहां से हीट निकली, यहां पे ये ट्रांसफर हुई और इसने इसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो ऐसा कब हुआ, टी टाइम में ये सिचुएशन थी, जो हीट यहां से चलेगी और यहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा ना, जो हीट यहां टी टाइम के टेम्परेचर डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो हीट यहां से चली थी, उसको यहां पे एब्जॉर्ब करने में कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम है टी प्लस डी टी। तो इस T प्लस डी टी टाइम में बच्चों इसने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका टेम्परेचर T2 डैश प्लस DT2 डैश हो गया। इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है कुछ कितना हो गया, T2 डैश प्लस DT2 डैश हो गया, DT2 डैश से बढ़ गया। यहां पर इसका टेम्परेचर, यहां से हीट निकल गई है, तो यहां से जब हीट निकल गई है, ठीक है, और यहां से ये कंडक्ट हुई है, तो जब यहां से हीट निकल गई है तो ये T1 डैश का टेम्परेचर कुछ घट जाएगा, कितने से, DT1 डैश। आप बोलोगे सर आप इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का बढ़ना और घटना क्यों नहीं ले रहे हो। इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनका मास और स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। अगर ये सेम होता तो इनकी कैपेसिटी सेम होती, इनकी हीट कैपेसिटी सेम होती, तब हम बोल सकते थे कि जितना यहां से हीट निकली तो जितना टेम्परेचर यहां डिप हुआ उतना ही यहां पे बढ़ा। बट सिंस both the reservoir has different capacity, M1 S1 is different, that's why we have to take different temperature rise and temperature dip, okay। तो यहां पे ये DT1 डैश हो गया बच्चों। अब इसको और इसको देखकर आप इक्वेशन लिखना सीख सकते हो। क्या होगा आप मुझे बताओ कि इसके लिए इक्वेशन क्या लिखा जाए। एक तो इक्वेशन ऑफ रॉड लिख सकते हैं, ठीक है, जो कंडक्ट हुई, तो कंडक्ट हुई वाली जो हीट होगी, इसको यहां पे, यहां से हीट निकल गई है,
ठीक है, और यहां कंडक्ट हुई, इसने एब्जॉर्ब किया। तो समझ गए ना, टी टाइम वाली हीट, मैं इसको समझा जो रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो टी टाइम वाली हीट है जो चली है वही यहां पहुंची है टी प्लस डी टी टाइम में। तो उसके वजह से इसका टेम्परेचर डिप हुआ है, इसका राइज हुआ है और ये हीट कंडक्ट हुई है। शायद समझ गए होंगे। तो टी प्लस डी टी टाइम में ये यहां पे कंडक्ट होके पहुंच गई है। तो बेटर है कि इक्वेशन ऑफ रॉड, ये थोड़ा मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रॉड वाला यहां पे इसे हटा देते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ रॉड टी टाइम में हुआ होगा, इक्वेशन ऑफ रॉड टी टाइम में हुआ होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रॉड टी टाइम में हुआ होगा ना। तो इक्वेशन ऑफ रॉड लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ रॉड क्या लिखोगे, तो इसको और पास ही कर दो। तो इक्वेशन ऑफ रॉड क्या लिखोगे, तो रॉड की इक्वेशन लिखी जाएगी बच्चों, देखो इक्वेशन ऑफ रॉड क्या लिखेंगे, जब टी टाइम में जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसके अकॉर्डिंग हीट चली थी डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पे टी वन डैश देखो डी क्यू बाई डी टी वो लिखा जाएगा, तब टेम्परेचर कितना था टी वन डैश टी टू, तो के ए बाई एल टी वन डैश माइनस टी टू डैश। हमने टी वन डैश को क्या माना है, पढ़ा, ठीक है। तो अब यहां से डी क्यू बाई डी टी घट क्यों रहा है, अरे भाई जहां से एक रिजर्वायर से हीट निकालोगे तो टेम्परेचर घटेगा नहीं, और दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां से हीट जा रही है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहां का टेम्परेचर टी वन डैश से घट गया, इसका बढ़ गया। बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। अब फॉर सोर्स, सोर्स के लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन, हम लिखेंगे माइनस डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी वन। ट्रांसफर देखो यहां से यहां का dt टाइम में, ये इनको देखो, इन दोनों स्टेट को देखो सोर्स के, ये सोर्स है और ये अपना सिंक है। तो इसका स्टेट देखो dt टाइम में, पहले t1 डैश था, फिर इसका कम हो गया, dq रिलीज हुआ है, तो dq क्या लिखते हैं हम, m1s1 फाइनल टेम्परेचर t1 डैश माइनस dt1 डैश माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर आप ऐसे करते हो तो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। तो dq कितना आएगा, m1s1 माइनस dt1 डैश, ठीक है, ये हुआ सोर्स। फॉर सिंक क्या होगा, फॉर सिंक ये पहली इक्वेशन लिख सकते हो, ये दूसरी इक्वेशन। फॉर सिंक क्या होगा, देखो सिंक के लिए dq, यही dq जो आएगा उससे इसका टेम्परेचर m2s2 फाइनल टेम्परेचर है t2 डैश प्लस dt2 डैश माइनस t2 डैश, यही तो है बच्चों। इक्विलिब्रियम पर कम आएंगे आदित्य, अच्छा क्वेश्चन है, जब हम एक्सप्रेशन बना लेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तब देखेंगे इक्विलिब्रियम पे कब आएंगे। तो dq इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम पे कब आएंगे आप समझ सकते हो, जब दोनों का टेम्परेचर जो है बराबर, अभी देखते हैं m2s2 और ये dt2 डैश, तो ये थर्ड इक्वेशन। अब आप इन तीनों से, अब इन तीनों इक्वेशन से बच्चों आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें एक तरफ टाइम हो और दूसरी तरफ टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन हो। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, आप कर क्या सकते हो, आप यहां से दिख रहा होगा सभी बच्चों को, कि dt1 डैश और dt2 डैश यहां से निकाल लेते हैं, है ना, यहां से, या पहले ये देख लीजिए, यहां तक क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है क्या, आगे बढ़े जल्दी बोलिए, ये सभी को क्लियर है। हमने एक कंडक्शन की इक्वेशन लिखी टी टाइम में, जो टी टाइम में कंडक्शन हुआ होगा वही कंडक्शन की हीट dt प्लस dt टाइम में इसने एब्जॉर्ब किया होगा,
तो T प्लस डी टी टाइम में इसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा डी टी टू डैश से, और इसका टेम्परेचर घट गया होगा डी टी वन डैश से। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? सोर्स में प्लस नहीं होगा भाई, सोर्स में प्लस नहीं होगा। आपके पास दिख रहा होगा ये फाइनल टेम्परेचर है माइनस लोअर, तो सोर्स से हीट रिलीज हो रही है, सोर्स में प्लस कैसे होगा भाई अंशु? हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है तो यहां पे नेगेटिव आएगा, सोर्स में प्लस नहीं हो सकता। सोर्स से हीट जा रही है, सिंक एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सिंक में हीट पॉजिटिव होगी, सोर्स में हीट रिलीज हो रही वो नेगेटिव है, वो दिख ही रहा है यहां से नेगेटिव आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अब हमारे पास काम की जो इक्वेशंस हैं उसको एक किनारे में लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई बच्चों, ये एक इक्वेशन है काम की, और दूसरी इक्वेशन ये वाली, और तीसरी इक्वेशन ये वाली। अब इन्हीं से हमें फंक्शन बना लेना है, इन्हीं से हमें फंक्शन बना लेना है। तो फंक्शन बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? आप क्या कर सकते हैं, आपका अरे थर्ड कहां गया? थर्ड लिख देता हूं मैं। ये थर्ड था, ठीक है। तो ये इक्वेशन से अब आप कैसे बना रहे हैं देखिए, आप फर्स्ट सेकंड से डी टी वन डैश कितना लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं माइनस एम वन एस वन डी क्यू। डी टी टू डैश क्या लिख सकते हैं? एम टू एस टू वन अपॉन एम टू एस टू डी क्यू। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। दोनों का जब डिफरेंस मतलब इसको अगर माइनस कर रहे हैं तो डी ऑफ टी वन डैश माइनस टी टू डैश क्या लिख सकते हैं हम? बताइए। माइनस मतलब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं? सबट्रैक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, डी ऑफ टी वन डैश माइनस टी वन डैश। ठीक है, थ्री कहां पर था? थ्री अभी लिख दिया है, थ्री लिख दिया है भाई। तो यहां पे अपने पास इसको इससे सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और ये माइनस माइनस बाहर आके वन अपॉन एम वन एस वन प्लस वन अपॉन एम टू एस टू डी क्यू आ जाएगा। बोलो, अब डी क्यू की वैल्यू यहां पे हम पुट कर सकते हैं। तो एक तरफ हमारे पास डी क्यू की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, देखो डी क्यू हमारे पास जो आ रहा है उसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं क्या? देखिए, तो डी क्यू हमारे पास आएगा और इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास डी क्यू आ जाएगा। तो डी क्यू कितना आ जाएगा? वो आएगा माइनस वन अपॉन या एक काम करो, इसको कुछ मत करो, यहां से डी क्यू निकाल लो। रुको, यहां से डी क्यू निकाल लो। तो यहां से जो डी क्यू आएगा वो आएगा के ए बाई एल टी वन डैश माइनस टी टू डैश इंटू डी टी, है ना। पुट पुट इन फोर्थ, और फोर में पुट कर दें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है बच्चों। डी ऑफ टी वन डैश माइनस टी टू डैश इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू, और यहां पे आ जाएगा के ए बाई एल टी वन डैश माइनस टी टू डैश इंटू डी टी। यहां तक दिख गया? ये दिख गया। अब आपको क्या कुछ चमक रहा है क्या?
ये एक फंक्शन है, इसको आप x बोलोगे तो ये क्या है, ये dx है। अगर आप इसको x बोलते हो, इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको अगर आप x बोलते हो तो उसका ये डिफरेंशियल फॉर्म है d ऑफ x। तो इसके नीचे इसको ला सकते हैं भाई। तो T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन, जिन्हें समझ में आया होगा उन्हें मजा आ जाएगा, T2 डैश इज इक्वल टू माइनस के ए बाई एल, ये सब तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, 1/m1s1 प्लस 1/m2s2। ठीक है, तो यहां से dt। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, इसको इंटीग्रेट किया जाए तो रिजर्वायर, सोर्स और सिंक के बीच में हमें टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलने जा रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलने जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, t इक्वल टू 0 में, इनिशियली रिजर्वायर में t इक्वल टू 0 पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, T1 माइनस T2। t इक्वल टू 0 पे हम टेम्परेचर डिफरेंस की लिमिट रखेंगे, तो t इक्वल टू 0 पे यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस था T1 माइनस T2। किसी जनरल टाइम t पे टेम्परेचर डिफरेंस हमें निकालना है तो T1 डैश माइनस T2 डैश वेरिएबल डाला है। ठीक है, यही हमें वेरिएबल टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो ये अगर dx है और ये x है तो इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या हो जाएगा, ln, है ना। काफी स्लाइड ले गया, ये काफी स्लाइड ले गया, कोई बात नहीं, भारी चीज है। तो यहां से अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यहां से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां से जब आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, ये एक तरीके से dx अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ln T1 डैश माइनस T2 डैश, और लिमिट होगी T1 माइनस T2 से T1 डैश माइनस T2 डैश इक्वल टू माइनस के ए बाई एल 1/m1s1 प्लस 1/m2s2 इंटू टी। ये क्लियर है क्या सभी को? अब यहां से बच्चों ln a माइनस ln b करोगे तो क्या आएगा, ln T1 डैश माइनस T2 डैश, ln a माइनस ln b, ln a बाई b, T1 माइनस T2, दिस इज इक्वल टू माइनस के ए बाई एल। ये सब कांस्टेंट है। अब आप इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, T1 डैश माइनस T2 डैश, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रहा है, दिख रहा है सभी को, वो अपना एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रहा है, ये तो सबको दिख रहा होगा बच्चों। तो ये अपना एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, T1 डैश माइनस T2 डैश इज इक्वल टू ई की पावर T1 माइनस T2, ये तो रहेगा, ई की पावर एक बड़ा सा कांस्टेंट माइनस के ए बाई एल 1/m1s1 प्लस 1/m2s2 इंटू टी, ये फंक्शन है। तो दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रिजर्वायर। तो ये हमारा फंक्शन आएगा टेम्परेचर डिफरेंस का, तो ये आएगा अपना टेम्परेचर डिफरेंस का। क्लियर है सभी को? ये आएगा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। T1 डैश माइनस T2 डैश, डिनोमिनेटर में -1 होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, डिनोमिनेटर में कोई -1 नहीं होगा, आप भूल गए। ये फिर आपको याद दिला दूं, इसे आप x मानिए, ये पूरा x है तो ये पूरा dx है, तो ये पूरा बनेगा इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इक्वल टू ln x, ये किया गया है। तो कोई माइनस वाइनस नहीं होगा, कोई माइनस नहीं होगा भाई, वो तो तब होता
जब ये कांस्टेंट होता है, ये पूरा अपने में वेरिएबल है। समझ गए भाई अनुज? ये पूरी चीज एक्स है, पूरा टेम्परेचर डिफरेंस वेरिएबल है, तभी तो आपने टेम्परेचर डिफरेंस, इसका ये पूरा वेरिएबल है, इसका आपने फंक्शन निकाला है, इसका आपने फंक्शन निकाला है। ये सभी को क्लियर हो गया? तो एक भाई कह रहा था कि आपका रिजर्वायर का टेम्परेचर बराबर कब होगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो कब होगा। तो बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस जीरो कब होगा बताइए? ये टर्म जीरो कब आएगा? ये टर्म पूरा जीरो कब आएगा? T1 डैश माइनस T2 डैश अपना दोनों के रिजर्वायर के टेम्परेचर इक्वल हो जाए, ऐसा कब होगा? मतलब ये जीरो कब होगा? जब ये जीरो होगा, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे होगा, T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ऐसा होगा। तो एट T टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, T1 डैश माइनस T2 डैश बिकम जीरो। तो ये इक्विलिब्रियम का होगा, दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, मतलब वेरी लॉन्ग टाइम। तो एट T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ऐसा होगा, तो एट T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ऐसा होगा। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है क्या? ये सभी को क्लियर है? अच्छा, एक इक्वेशन इसमें आप हमेशा लिख सकते हैं, एक इक्वेशन और लिख सकते हैं कि एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी, एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कि एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब जो डीक्यू यहां से गई वो पूरी की पूरी डीक्यू वहां पहुंचे। रॉड केवल कंडक्ट कर रहा है, स्टेडी स्टेट की कंडीशन है ना, स्टेडी स्टेट की कंडीशन है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब फिर। तो कंडक्शन में ये सारे वेरिएशन मैंने करा दिए, कंडक्शन में ये सारे वेरिएशन थे जो आपको बताए गए। नेक्स्ट बात करें रेडिएशन की। तो रेडिएशन आप ये सोच सकते हो कि ये केवल जेई एडवांस में ही बचा है, क्योंकि इसका मेजर टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। इसका जो मेजर टॉपिक है वो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, थैंक यू सर, कल जेई दे के आया, पेपर बहुत इजी था। बिल्कुल पेपर तो इजी आ रहा है, अब आपने कितना किया है, क्योंकि मेरिट भी बहुत हाई जाएगी, मेरिट भी बहुत हाई जाएगी भाई। जय, बताइए जो क्लास में चीजें करी थी वो चीज आया कि नहीं आया? अब यहां इन बच्चों को डिस्टर्ब मत ही करो। 140 में कितनी रैंक आएगी? 140 में तो कोई अच्छी परसेंटाइल नहीं आ सकती, है ना। 140 में कोई अच्छी परसेंटाइल की उम्मीद मत करो। कॉलेज मिल सकता है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 140 में कुछ बहुत अच्छा नहीं नसीब होने वाला है। नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करिए, फिर कम से कम इसमें 40-50 नंबर और जोड़िए तो श्योर हो जाएगा। तो अब रेडिएशन की बात करें, तो रेडिएशन में बच्चों आपको जो पढ़ना है वो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना है। उससे पहले आपको कुछ टर्म्स जो है जान लेने हैं, रेडिएशन में कुछ आपको टर्म्स जान लेने हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ और भी बातें करते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं, दिमाग में आ गया। रेडिएशन से पहले कुछ और बातें करते हैं, इतनी जल्दी क्या है। जैसे एक क्वेश्चन करें, शायद आप लोग कर लोगे अब ये क्वेश्चन। मान लो ये रॉड का सेगमेंट है और आइडेंटिकल रॉड्स हैं बच्चों, रॉड्स आर आइडेंटिकल। ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, है ना।
तो जितने भी रॉड्स दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 रॉड है, तो यहां पे दिया हुआ है कि ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब सभी का लेंथ एल के ए, सभी के पास जो लेंथ है वो एल है, कंडक्टिविटी के है, एरिया ए है, सभी का वही हाल है एल के ए, ये भी एल के ए और ये भी एल के ए, अलग भी हो सकता है किसी का, ठीक है। तो ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड ए बी, ए बी रॉड का सी जो है अपना क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ए बी जो है चलिए, तो अब यहां से अपने पास क्या होगा कि हमें बताना है कि हीट, पहले तो जंक्शन टेम्परेचर बताना है, हमें बताना है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फाइंड जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर है ना, दैट इज टीसी, हमें टीसी बताना है, ठीक है, हमें टीसी बताना है, इस जंक्शन का क्या टेम्परेचर होगा ये हमें बताना है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि अब आप थोड़ी बहुत चीजें तो जानते होगे कि कहीं से करंट आती है तो वो ब्रांचिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत चीजें अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा मैं आपको ये याद दिलाऊं, ये क्या पढ़ा है सभी ने कि मान लो कहीं से कोई करंट आ रही है, बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही है, यहां से बहुत सारे करंट आ रही है, ठीक है। तो यहां से मान लो अपने पास I1 करंट आया, यहां से I2, यहां से I3 और यहां से I4, और ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। तो I4 सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जिनको नहीं पता होगा आगे 12th में ये सब पढ़ोगे, इनको जंक्शन लॉ कहते हैं, इनको जंक्शन लॉ कहते हैं, ये तो पता ही होगा बहुत बच्चों को। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात वो भी जान लो, उसकी भी हम यहां पे यूज करेंगे कि एक सर्किट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। कितने बच्चों को पता है ये? हालांकि 10th में शायद ही पढ़ा हो, 10th में तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं इसको, जिन लोगों ने कोचिंग वोचिंग किया होगा उन्हीं को पता होगा। एक सर्किट है जिसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, उसको भी हम यहां यूज करेंगे। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन, ये व्हीट स्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक टाइप ऑफ सर्किट है, उसमें कुछ कंडीशन अगर आप अप्लाई करते हो तो बैलेंस हो जाता है। वो ये है बच्चों कि यहां पर मान लो एक सर्किट में ऐसे बनाऊं, 4 स्टार फॉर्म में रेजिस्टेंस लगे हों और एक रेजिस्टेंस बीच में लगा हो और ये अपनी बैटरी लगी हो, तो इस सर्किट को कहते हैं व्हीट स्टोन। ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है R5। ओके, इसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन, ठीक है। तो यहां से अगर कोई करंट आई आता है तो वो यहां ब्रांचिंग होगी, तो मान लेते हैं यहां I1 गया और यहां पे I2 गया, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, ऑब्वियसली नहीं पढ़ा होगा, इसको हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ABCD ये पॉइंट है। तो कंडीशन ये है बच्चों, इतना तो सब लोग जानते हो कि अगर करंट फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए,
अगर कहानी कुछ ऐसी हो जाए बच्चों कि इस पॉइंट का VB इज इक्वल टू VD हो जाए, इफ, तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। R5 में कोई भी, ये जो R5 दिख रहा है, अगर ये इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो इस R5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस बन जाएगा, है ना। देन मैं डेराइव कुछ नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट दे रहा हूं, 12th में करेंगे। देन नो करंट, इतना तो सब लोग समझते हो, नो करंट अक्रॉस R5, R5 से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब R5 से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो I1, मतलब ये I1 ऐसे चला जाएगा, यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, I यहां पर 0 होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सेम पोटेंशियल के हैं, इनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और ये I2 ऐसे चला जाएगा। मतलब ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, फिर आपस में पैरेलल हो जाएंगे। मतलब आप इसको यहां से गायब कर सकते हो, आप इसको यहां से गायब कर सकते हो। और ये जो कंडीशन है, तो कंडीशन जो आती है इसको डिराइव करने पे, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन, वो आती है R1 अपॉन R2। आप चेक कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है तो ऐसा होगा। वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब अगर ये सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये आएगा, या फिर ये सेटिस्फाइड है तो ये आएगा, वाइस वर्सा ट्रू है, ठीक है। ये जंक्शन रूल है, इसको हम कहते हैं जंक्शन रूल। तो ये दोनों पे क्वेश्चंस मर्ज करके पूछे जाते हैं थर्मो में। तो हालांकि अगर आप 12th में पढ़ चुके होंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके लिए बहुत ही नॉमिनल बात है ये, अभी आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कॉन्सेप्ट, बट 12th में जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान होगा। लेकिन कहीं आप क्वेश्चंस पाएंगे इस थर्मो में, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थर्मो में भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी अभी हम करेंगे। इसलिए मैंने पहले आपको इसका एक कॉन्सेप्ट दे दिया। ये सभी को क्लियर है बच्चों कि इस टाइप का जो सर्किट है इसको हम व्हीटस्टोन कहते हैं। इसमें जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये यहां पे करंट 0 होगा। मतलब इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ये अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये करंट ऊपर ऊपर ऐसे जाएगा, ये नीचे नीचे, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर आपस में पैरेलल। भाई 99 परसेंटाइल जैसा पेपर आ रहा है इस बार, तो मुझे लग रहा है कि 260-65 पे जाएगा। 99 नहीं, 99.99 की बात कर रहा हूं मैं। 99 परसेंटाइल तो आपकी शुरू हो जाएगी, हाँ, 240-245 पे, इतने पे हो जाएगी। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। चलिए, अब ये तो खैर अलग क्वेश्चन है, मैंने बस अभी उसको लिया है, इसको यूज कराता हूं एक क्वेश्चन में। इसको करते हैं, यहां जंक्शन रूल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो कि मान लो हीट कहां से फ्लो हुई होगी, तो मान लो यहां से फ्लो हुई होगी, तो मान लेते हैं, आप इधर से भी ले सकते हो, कहीं से ले सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको इधर कर देते हैं, आप इधर से लेने के बजाय मैंने यहां ले लिया इसको 100 ले लिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं तो हीट मैं इधर से लेता, आप कहीं से भी ले सकते हो, अपने आप साइन के साथ आ जाएगा वो नेगेटिव। आप कहीं से भी हीट फ्लो करा सकते हो, अपने आप वो साइन के साथ आ जाएगा। साइन अगर नेगेटिव आता है मतलब आपकी जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग है, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। आपके दोस्त का 175 आ रहा है, चलो मेरी तरफ से उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए।
बच्चे तो तेज हो ही गए हैं, उससे ज्यादा तेज हो, उससे आसान हो गया है एनटीए। पेपर का लेवल बच्चों इतना इजी कर चुके हैं ये लोग, जेई मेंस का लेवल, कि ये सब पढ़ाना आपको बाद में पढ़ना अनाप शनाप लगेगा कि सर हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी और पेपर कैसा रद्दी छाप आया। बट उस रद्दी छाप पेपर में एक्यूरेसी और मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना, ये आपको इसकी प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। और सारे तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उसके सारे फॉर्मूले अगर दिमाग में केवल होते हैं और उसके केवल बेसिक एप्लीकेशन भी आता है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है केवल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस। लेकिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं रहते, वो टफ जॉब होता है। इतने तीन सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स में फिर उसके टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही जोड़ा जाए तो पता नहीं कितनी लिस्ट लंबी जाती है। तो बच्चों के साथ ये चैलेंज हो जाता है कि बच्चा जो है कैसे उसको करे। तो यही चीज है कि जितनी बार आप उस ऐसी में चीजों को रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे, आपके दिमाग में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट छप जाएगा, फंडामेंटल वाले आपका काम हो जाएगा। और आपको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, तभी तो मैं कहता हूं कि पेन चलाओ, मेरे साथ पेन चलाओ। मैं क्यों कहता हूं कि आपकी डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहां से करंट आई आया, ये करंट इधर जंक्शन, यहां पे जंक्शन दिखा, यहां पे चला गया I2, यहां पे ले लिया I1, यही तो होगा, ठीक है। यहां पर अपने पास हो गया I, इधर हो गया I2, इधर हो गया I1। भाई पूछ रहा है पेपर कौन सा टीचर बनाता है, बताओ, उसको उठा के लाते हैं, रख लेंगे अपने घर में, काम खत्म। भाई कोई एक पर्टिकुलर टीचर नहीं बनाता, एनटीए एजेंसी है, अब वो किसी को ठेका देती है, क्या करती है वही जाने, ठीक है। बट बुरा हाल कर रखा है एनटीए ने लेवल। ये लोग चाहते हैं, इनका पता है सरकार का या लोगों का मकसद ये है कि हम पेपर इतना इजी कर दें कि लोग अपना बर्डन फील कम करें। और जो अभी बहुत सारे नेगेटिव केसेस हो रहे हैं, लोग प्रेशराइज होके जो है इतना ज्यादा बड़े बड़े फालतू डिसीजंस ले रहे हैं। अरे जिंदगी में केवल तैयारी थोड़े ना है मेरे भाई, तो इसीलिए तैयारी से ऊपर आप हो, सबसे ऊपर आप हो मेरे भाई, सबसे ऊपर आप हो, आपका हैप्पीनेस है, आपका लाइफ है सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद तो कुछ है कि नहीं। जब तक हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जब तक हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो बाकी चीजों का क्या लेना देना है। तो इसी को देखते हुए जो है एनटीए सोचती है कि पेपर आसान करें तो बच्चों का बर्डन कम हो। बट मुझे सरप्राइज होता है कि बच्चे का अगर एक्चुअल बर्डन कम करने की सरकार की मंशा होती या है, तो सबसे पहले उसको बच्चों के प्राइमरी स्कूल एजुकेशन से अपनी चीजों को सुधारना चाहिए। आप सोचो, आपके छोटे भाई बहन होंगे, मैं खुद देखता हूं, मेरे बच्चे हैं जो छोटे, देखता हूं कि वो सुबेरे ही जो है 8 बजे स्कूल जाते हैं और 3 बजे घर आते हैं। 3 साल से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, मॉन्टेसरी का कॉन्सेप्ट और ये सब। और लोग जो है बुरी तरीके से जो है उसको, स्कूल में कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है। और स्कूल को ये जवाबदेही होनी चाहिए ना कि आप ऐसा, मतलब वहां का इन्वायरमेंट हो कि आप वहीं पढ़ें और वहीं पे सब कुछ हो जाए, आपको कोई कोचिंग वोचिंग करने की जरूरत ना पड़े। स्कूल में ऐसा होना चाहिए, इस लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए कि वही पढ़ाई मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं, फिर मुझे वही पढ़ाई पढ़ने के लिए ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ रहा है, कोचिंग ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्कूल को सबसे पहले रेक्टिफाई करना चाहिए ना भाई। सबसे पहले तो स्कूल को अगर रेक्टिफाई कर दिया जाए, बच्चे का जहां मैक्सिमम टाइम डिवोट होता है ना, और बच्चे को जो है स्कूल में एक व्यापक लेवल पे जो है करिकुलम डिजाइन होना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, जिसमें बच्चे का डाइवर्सिफाइड दिमाग लगे, वो बेचारा केवल पढ़ाई 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 में परेशान ना रहे। ये सब करना चाहिए, लेकिन लोगों को बस दिखाने वाला काम करना है। कोचिंग तो कोचिंग से तो यार बच्चों का भविष्य बन जाता है।
कोचिंग से तो बच्चों का भविष्य बन जाता है, मेरा ये तो मानना यही है। मैंने जो भी सीखा है अपने कोचिंग से सीखा है, स्कूल से तो कुछ नहीं सीखा। तो यहां पर अपने पास ये हो जाएगा I1 I2 और ये अपने पास I है। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाया जाए। अगर इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो आपको थोड़ा बहुत फीलिंग आने लगेगी। आप क्या करोगे, इन सभी रॉड को हटाकर रेजिस्टेंस से हटा सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ये लिया L अपॉन के, R इज इक्वल टू L अपॉन के। बोलो, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर आपने यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया। ये अगर R है बच्चों तो ये R/2 हो जाएगा, ये भी R/2। आप बोलो क्यों, क्योंकि ये L/2 है ना, ये L/2 है, तो यहां पे अपना हो जाएगा R/2 और यहां पे फिर से ये R हो जाएगा जो हो जाएगा L/K। उसके बाद फिर से ये R हो जाएगा L/K। बोलो बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? 100 डिग्री, इसका टेम्परेचर हम नहीं जानते तो कुछ TC मान लें, इसका 30 डिग्री है और इसका 0 डिग्री है। तो क्या आप जंक्शन रूल से डायरेक्ट एक क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, क्लियर है? तो अब यहां से क्या होगा, यहां से जो करंट है I वो इधर जाएगा, I1 माना था आपने शायद, और इधर I2। तो क्या आप जंक्शन रूल लगा सकते हो बच्चों? ये दोनों सीरीज है, इतना तो दिख रहा है, ये I1, ये इधर I2, तो ये दोनों सीरीज है। तो सर्किट को और सॉल्व कर सकते हो, सर्किट को और सॉल्व कर सकते हो। यहां 3R/2, इसको और सॉल्व कर सकते हो क्या? यहां लिख सकते हो 3R/2, ये हो जाएगा यहां पे 3R/2, R प्लस R/2 R/2, और ये हो जाएगा R। अब और सॉल्व कर लिया, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 0 डिग्री, ये कितना है 100 डिग्री। अब यहां से आप I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जंक्शन रूल लगा दो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐसे क्वेश्चन का आपको मैं अप्रोच बता रहा हूं, कभी आपको मिल जाए अच्छे बुक में या कहीं भी, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली धीरे धीरे हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब जंक्शन रूल का जो मैंने आपको बताया कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो ये जंक्शन रूल यहां पे लगा दो और यहां से आप जंक्शन टेम्परेचर निकाल लो। और एक बार बच्चों जंक्शन टेम्परेचर आ जाएगा तो हर ब्रांच का करंट भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो है जंक्शन लॉ। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। 3R/2 कैसे लिखा? आप भूल गए, कुछ और सोच रहे होंगे। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट तो पता है ना बच्चों, ये सीरीज में है भाई। सीरीज में R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, बताया था, मतलब R प्लस R/2, ये हो गया 3R/2। भूल जाते हो? अब क्लियर है भाई? ठीक है, अब क्लियर है क्या? यहां पे अपने पास R है R/2। ठीक है, चलिए एडवांस ओरिएंटेड प्रॉब्लम के लिए यार देखो, कोई ऐसी मुझे खुद ही अभी तक तसल्ली नहीं हुई कि कोई ऐसा कंप्लीट सोर्स बता दूं। कुछ सोर्स हैं जिसमें अनाप शनाप बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को मैं नहीं बताता हूं क्योंकि वो बेचारे फिर परेशान हो जाएंगे। तो एक्चुअल एडवांस के लिए टीचर ही है जो कि छांट कर लेके आएगा और आपको कराएगा। एडवांस के लिए जो सबसे बेस्ट अभी तक गया है वो अपना शीट गया है। अभी तक जो शीट गई है अपनी, जो मॉड्यूल है अपनी
अपना जो मॉड्यूल है वो द बेस्ट है, बट उसको उससे पहलवानी, उससे कुश्ती लड़ने के लिए आपको पहले छोटे पहलवानों से खूब कुश्ती लड़नी पड़ेगी। मतलब आपको छोटे छोटी बुक्स या छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हाथ साफ करना पड़ेगा, तब जाके आप जो सीट है उस पर पहलवानी कर सकते हो। और उसमें से अभी मैं बता दे रहा हूं कि 35, 40, 45, ज्यादा 50% भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बढ़िया कर रहे हो फिर, मतलब काफी तगड़ा कमांड है अगर आप सीट के 50% भी कर लेते हो। सीट पूरी जो है डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, आपके साथ बना रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। सीट पूरी डिस्कस होगी जब जेई एडवांस सेशन शुरू होगा, ठीक है। हाँ, कर सकते हैं भाई आदित्य, कर सकते हैं, दोनों बुक सही हैं, दोनों बुक सही हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बट वही बात है, इतने ज्यादा कोई बुक उठाओ तो उसमें 300 क्वेश्चन भरे पड़े हैं, क्या मतलब है 300 क्वेश्चन एक चैप्टर में, 400 500 क्वेश्चन कहां कोई कर पाएगा भाई। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो सबसे अच्छा है किसी कोचिंग का जो मॉड्यूल है वो कर सकते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए भाई, आप, मैं हूं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन मत लीजिए। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फिजिक्स में मत सोचिए कुछ, टीचर जो प्रोवाइड करेगा उसको आंख बंद करके करिएगा, ठीक है। इस बार मैं कुछ चेंज करूंगा, ठीक है। इस बार आपको जो है असाइनमेंट्स अलग लेवल पे जाएगा, असाइनमेंट मैं खुद ही डिजाइन करूंगा। और सीट जो है, जो अपनी सीट है, इस बार डिस्कशन भी होगी। 12th वाली तो पूरी डिस्कस होगी फर्स्ट डे से ही, ठीक है। तो 12th की जो अपनी सीट दी जाएगी वो पूरी डिस्कशन होगी आफ्टर एंडिंग ऑफ चैप्टर, उसी से मैं होमवर्क भी टिक कराऊंगा, वही अपना रेफरेंस रहेगा। चलिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। वो तो छूट जाता है, वो छूट जाता है नहीं तो, ठीक है। चलिए, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I को क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, इधर काम की बात करो। अब I क्या लिखोगे, यहां का टेम्परेचर है 100, यहां का टेम्परेचर है TC, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, हाइयर माइनस लोअर, इसको लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस TC अपॉन में इसका रेजिस्टेंस R। I1 क्या लिखोगे, I1 लिखोगे, एरो इधर बनाया है, एरो अगर इधर बनाया है इसका मतलब TC इज हाइयर एंड 30 डिग्रीज लोअर, तो TC माइनस 30 अपॉन में 3R/2 प्लस ये अपना TC है, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा TC माइनस 0 अपॉन में 3R/2। समझ गए, बस इस इक्वेशन से TC निकाल लो। इस इक्वेशन से जल्दी से बताओ मुझे TC क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ इस इक्वेशन से TC क्या आ रहा है, TC बता दीजिए, जल्दी कैलकुलेशन करो। तुम लोगों को कैलकुलेशन का मौका बहुत कम मिलता है क्लास में, क्योंकि मैं क्लास में वेरिएबल लेके ही करता हूं, जो मिलता है जल्दी से करो। इसका TC बताओ जल्दी से। कोई भी एक बुक करिए यार, सब में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी मार्केट की आप बुक लीजिए, सब में 80% क्वेश्चन वही टेपा टेपाई रहता है। तो कोई भी एक बुक करिए, 10 बुक मत लीजिएगा कभी भी। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कोई भी मार्केट की वेल पॉपुलर बुक आप ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। हालांकि बुकों पे, जेई एडवांस पे मेरा विश्वास नहीं टिकता है, पता नहीं क्यों। तो क्या हो जाएगा, R तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, R तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 100 माइनस TC इज इक्वल टू 2/3 TC माइनस 30 प्लस 2/3 TC, है ना। तो 100 प्लस, ओपन कर दो, 100 माइनस TC इक्वल टू 2/3 और 2/3, ये हो जाएगा 4/3 TC, और इधर आ जाएगा ये 30 का 10 माइनस 20, तो इधर आ जाएगा ये 120 इक्वल टू 7/3 TC, 7/3 TC, यही तो आ रहा होगा भाई,
7/3 TC, इसको इधर लाया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो 360 अपॉन में 7 इक्वल टू TC, तो TC ये आ जाएगा 360 अपॉन में 7। देखो बहुत बच्चों के आंसर्स जो है गड़बड़ आने शुरू हो गए, इसीलिए मैं कहता हूं कैलकुलेशन बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। जेई मेंस जैसे एग्जाम के लिए कैलकुलेशन में एक्यूरेसी लेना बहुत जरूरी है। 360/7 TC ये आएगा। अगर आपको TC आ गया तो आप I1 I2 भी निकाल सकते हो ना, है ना। फाइंड, तो ये भी कर ही लोगे, फाइंड हीट करंट इन ईच रॉड कर लोगे अब, तो ये भी अब आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जैसे इसमें निकालना हो तो ये I निकालना हो तो इसको यूज कर लेना, TC की वैल्यू पुट कर लेना। I1 निकालना हो, ये I1 है, ये I2 है, तो I1 और I2 निकालना हो तो आप TC की वैल्यू कर लेना, ठीक है। 32 कहां आ रहा है यार, 32 कहां आ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है 32 कुछ। क्या सही है भाई, कंफर्म करिएगा, कंफर्म करिएगा भाई सब लोग। ये क्लियर है सभी को? अभी भी लोग परेशान है, अभी भी लोग परेशान है यार। ये मुझे लगता है सही है, बहुत बच्चों का आंसर मैच कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं जो आपको व्हीट स्टोन वाले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं जो व्हीट स्टोन वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये अब इस क्वेश्चन में आप ये बता सकते हो कि कितने रॉड है, ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल। हालांकि एक रॉड डालना भूल गया, एक रॉड और डालना पड़ेगा। क्या है, -30 है सेकेंड स्टेप। कौन सा -30 है भाई, समझे नहीं, कौन सा -30 है? अच्छा अच्छा, कहाँ -30 है भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -20 तो आएगा यार, क्या टाइम खराब करा रहे हो। सही तो है भाई, अरे सही है भाई, ये कहाँ 30 आएगा, करके देखो आप। यहां थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है, मान लो ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, ऐसा आप मान लीजिए। पहले तो यही क्वेश्चन बताओ कितने रॉड दिख रहे हैं। ऑल रॉड्स
आर आइडेंटिकल, है ना, ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, सभी रॉड्स आइडेंटिकल हैं। अब मुझे यही बता दो कि तुम्हें कितने रॉड दिख रहे हैं, जल्दी से बताओ जरा। ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, जल्दी से बताओ जरा कितने रॉड दिख रहे हैं। और ये रॉड जो है तीन तरीके, ये ऑल रॉड्स आइडेंटिकल नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ऑल रॉड्स आइडेंटिकल नहीं है। मान लो ये एक्स है, तीन टाइप के रॉड ऐसे दिख रहे हैं और तीन टाइप के रॉड ये हैं। ये 60 डिग्री सेल्सियस पे है और ये अपना 10 डिग्री सेल्सियस पे है ना। 10 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस पे हमने असाइन कर दिया है रॉड को, और रॉड सबको दिख गए। ये ए बी एक रॉड हुआ, ये बी सी, ये सी डी और ये तो सी डी बी डी बी सी ए बी ये रॉड हो गए सी डी। तो आपके कितने रॉड हो गए? देखिए अभी भी लोग 6 रॉड बता रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 6 रॉड है। एक भाई 12 रॉड बता रहा है। अरे 12 रॉड नहीं है भाई, ये एक ही रॉड है, ये एक ही रॉड है, मुझे पता था। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक ही रॉड है भाई। ये 6 रॉड है, 6 रॉड, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पे 5 रॉड इधर और 1 रॉड इधर, 6 रॉड है। तो जो रॉड है, रॉड एक्स के बारे में बताया है, वो उनका जो लेंथ है, लेंथ तो सभी के सेम है, कंडक्टिविटी चेंज कर देता हूं। ठीक है, रॉड एक्स हैज कंडक्टिविटी conductivity 2K, okay, and rod Y has conductivity K, okay, और L जो है लेंथ ऑफ ईच रॉड है, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच रॉड। ठीक है, तो हमें टीबी बताना है, फाइंड टीबी, है ना, हमें टीबी बताना है, इसका टेम्परेचर बताना है, ये टीबी बताना है, ये टीबी बताना है। अब कलर नहीं कर पाऊंगा मैं, कलर करने के लिए दोनों को अलग अलग बनाना पड़ता, अब ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, कलर करने के चक्कर में फालतू। चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर देखोगे बच्चों तो कुछ ऐसा नजर आएगा क्या? एक रेजिस्टेंस ये होगा, यहां एक रेजिस्टेंस होगा, यहां एक रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस ये होगा और एक रेजिस्टेंस ये होगा, बोलो, और एक बीच में, सभी रॉड को हटाकर रेजिस्टेंस लगाएं। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस अगर आर आर और आर है तो क्या ये R/2 बोल सकते हैं क्या? ये R/2 बोल सकते हैं, या एक काम करो, इसको R ले लो, रुको, इसको R ले लो। ये अगर मैं R बोल रहा हूं तो क्या मैं इसको 2R लिख सकता हूं बच्चों? आप बोलो सर इसको क्या लिखोगे? ये भी 2R लिखूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो Rx होगा वो होगा L/Ka 2K, और Ry जो होगा वो होगा L/K। ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, सही है। तो Ry को अगर मैं R बोल रहा हूं तो Ry इज इक्वल टू 2Rx, है ना। तो Rx को अगर मैं R बोल रहा हूं तो Ry क्या हो जाएगा? 2R। ये मैंने लिया है लॉजिक।
लेंथ सेम है भाई, लेंथ सेम है सभी का, लिख दिया है, लेंथ सभी का सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो आपको बच्चों यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आता है क्या? यहाँ पे ये तुरंत झटके में क्वेश्चन करने वाले हो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, है ना। ये टीबी है, जो भी हीट यहां से मान लो जाएगी, हीट करंट आई, यहां पर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, और यही I1 इधर जाएगा, यही I2 इधर जाएगा। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसको आप हटा सकते हो, क्यों? क्योंकि R1 बाई R2, R बाई R इज इक्वल टू 2R बाई 2R, 1 इक्वल टू 1, दिख रहा है? तो दिस इज बेसिकली बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। इतना पार्ट आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसको आप यहां से हटा दोगे तो क्या होगा, सर्किट कैसा बन जाएगा? फिर से देखो, सर्किट ये बन जाएगा। ये बन जाएगा। तो ये अपने पास आर आर आर, ये 2R और ये 2R। अब आप बताओ इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा बताओ? ये दोनों जो है सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। तो इन दोनों सीरीज को आप करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, फिर पैरेलल कर सकते हो। दे देंगे भाई, सब दे देंगे कृष्णा, सब एक साथ जो है क्या क्या करने वाले हो, सब दे देंगे, टेंशन मत लो। आर और आर, तो ये 3R हो जाएगा। तो नेक्स्ट सर्किट जो रिड्यूस होगा वो ऐसा हो जाएगा, देखो आर, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, बहुत बच्चों को कि नहीं समझ में आया तो अच्छे से समझ में आ जाए। ये 3R और ये 3R पैरेलल में, बोलो भाई। तो अब 3R और 3R पैरेलल में कितना हो जाएगा? 3R और 3R पैरेलल में, R और R पैरेलल में कितना हो जाएगा? 3R बाई 2। इतना तो सब लोग समझते हो। तो यहां से नेक्स्ट आ जाएगा फिर से एक R, चलो नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको उड़ाया, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, लेफ्ट हैंड का रेशियो राइट हैंड के रेशियो के बराबर, तो इसको उड़ा दिया। तो ये आया, तो ये पता चला कि ये दोनों सीरीज, फिर आपस में ये पैरेलल, तो आपस में पैरेलल, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 3R बाई 2, इन दोनों के जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये इतना बड़ा सर्किट अब बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये हो गया। तो जंक्शन टेम्परेचर में सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर हम टीबी निकाल सकते हैं, यहां से हम टीबी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि इन दोनों को करेंगे आप, तो R ये 60 डिग्री और ये 3R बाई 2 और ये 10 डिग्री सेल्सियस और ये TC या TB। तो अब यहां से सभी को पता है कि जो करंट, ये सीरीज में है, तो जो करंट यहां से फ्लो होगी वही करंट यहां से फ्लो होगी, I और I सेम करंट फ्लो होगा। दोनों को इक्वेट कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर सकते हो। इसके लिए क्या लिखोगे? 60 माइनस TB अपॉन में R, है ना, ये इसके लिए ये लिखोगे और यही करंट इसके बराबर होगा। इसके लिए क्या लिखेंगे? TB माइनस 10, क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर, तो TB माइनस 10 अपॉन में 3R बाई 2, ये आ जाएगा। हाँ, कमेंट बंद हो सकता है, कोई बात नहीं। तो 60 यहां से आ जाइए, 60 माइनस TB, है ना,
2/3, अब तो सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 2/3 इधर ही होगा ना, r से r कैंसिल कर लो, 2/3 TB माइनस 10। तो यहां से जब करोगे तो 60 है ना, और यहां से आएगा अपने पास -20 माइनस माइनस प्लस 20/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 TB। तो 180 और 200/3 इक्वल टू 5/3 TB। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 200/5 इक्वल टू TB। तो TB आ जाएगा बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस, TB आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया भाई, दुर्गेश, तनिष्क, अक्षत, बहुत बढ़िया। तो TB आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस बच्चों, TB आ जाएगा 40। तो आप लोगों को आइडिया लगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा और इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देख के डरिएगा मत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप देख के डरेंगे नहीं, बल्कि खुश होंगे कि ये तो अपने चुटकियों का काम है, तो उस चुटकी से इसको जो है सॉल्व कर लेंगे आप। क्लियर है बच्चों, है ना। चलो तो ब्रेक ले लो, थोड़ा चाय पानी कर लो बढ़िया से, टोमेटो सूप बनवा लो माता जी के हाथों से, मैगी खा लो, है ना। जल्दी से आओ मन ताजा करके, ठीक है। तो जल्दी से आइए और फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके।